अभी हम बात करेंगे किसकी, 10th शेड्यूल की. सो द 3 ways of disqualification I had already told you, 101 or 191, 102 and 191. This is constitutional. Then RPA 1951, है ना. And then last is 10th schedule of the constitution. तो पहले तो 10th schedule देखते हैं. 10th schedule brought by 52nd Constitutional Amendment Act 1985, called as anti-defection law. So who will it disqualify? Anti-defection law किसको disqualify कर रहा है? Anti-defection law किसको disqualify कर रहा है? पहले तो elected candidate को देखो. Elected candidate. Elected candidate means पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीता और मेंबर ऑफ हाउस बन गया, चाहे एमपी बना, एमएलए बना, डज नॉट मैटर. ऐसा व्यक्ति इफ वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, रिजाइन नहीं बोला इन्होंने, बोला गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और वोट्स कॉन्ट्ररी टू डायरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, और डज नॉट वोट इन द हाउस व्हेन डायरेक्शन हैज बीन इशूड. तो 2 रीजन है इसमें डिस्क्वालीफाई होने के. एक रीजन है आप पार्टी की मेंबरशिप त्याग दे एमपी एमएलए बनने के बाद. दूसरा, पार्टी के निर्देश के अनुसार आप वोट ना दें, या वोट देने से मना करें, या उसके अगेंस्ट वोट दें. बिकॉज पार्टी निर्देश देती है वाया द ऑफिस ऑफ विप. सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट्स चीफ विप एंड विप इन देयर हाउस. दिस पोजीशन इज नॉट अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, पोजीशन ऑफ विप, ना ये स्टैट्यूटरी पोजीशन है. मतलब कानूनी तौर पे भी विप की जो पोजीशन है वो स्टैट्यूटरी नहीं है. विप का काम ये होता है कि जितने आपके एमएलए हैं हाउस में, चाहे 20 है, 22 है, 25 है, 30 है, उनको इकट्ठा करना, इकट्ठा करके उनको ये कन्विंस करना कि भाई ये बिल आने वाला है, इस पे तुमने ये वोट करना है. या अभी विप बहुत एक्टिव होंगे. क्यों? क्योंकि 9 मार्च को अपेरेंटली देयर इज गोइंग टू बी अ हियरिंग, देयर इज गोइंग टू बी डिस्कशन ऑन रिमूवल मोशन ऑफ स्पीकर ओम बिरला. तो जो रूलिंग पार्टी के विप होंगे इस वक्त वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे अपनी पार्टी के एमपी से कि सब एक एक बंदा प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमें एक एक वोट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो विप का ये काम होता है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ऑफिस. अब विप जो है वो बताता है कि आप भाई आ जाना इस दिन वोटिंग है, और इस वोटिंग इसको वोट कर देना. तो इसको ना पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर 1 लाइन विप, 2 लाइन विप और 3 लाइन विप इस तरीके से समझाया जाता है. Nowhere it is mentioned. ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, माइंड यू, कि लोकसभा के अपने रूल्स हैं, राज्यसभा के अपने रूल्स हैं, उनका रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब है, ऐसा मेंशन नहीं है. लेकिन आपको ये समझना है कि 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, 3 लाइन विप क्या होता है. सो 1 लाइन विप क्या होता है? 1 लाइन विप इज when you just inform that there is going to be a vote in the house, कि आप बता देते हो कि भाई वोट होने वाला है, देख लेना. 2 line whip is you inform that there is going to be a vote and you must not abstain, you have to come, आपको आना है और वोट देना है. 3 line whip is that there is a vote in the house, you have to come and don't abstain and vote in favor or against, जो भी वो चाहते हैं कि yes वोट करो या no वोट करो, वो हिदायत है. अगर आप पार्टी की 3 लाइन विप को नहीं मानते हो, हाउस में नहीं आते हो, तो आपको एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, अनटिल अनलेस यू हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द पार्टी. अगर आपने पार्टी से परमिशन ले ली है, या 15 दिन के अंदर अंदर आप पार्टी को सॉरी बोल के कहते हो कि भाई माफ कर दो, इस बार गलती हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तब तक ठीक है. अदरवाइज इफ यू हैव गॉन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी, you may be disqualified. In anti-defection, there is no automatic disqualification. It only opens the option of disqualification because you have to file a petition with the speaker or chairman. खैर वापस आते हैं. ये है इलेक्टेड कैंडिडेट, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं. इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय उम्मीदवार, किसी भी इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं होते. क्या वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? हाँ, अगर वो इलेक्ट होने के बाद, चुने जाने के बाद पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, कभी भी ज्वाइन कर ले आफ्टर बिकमिंग MP or MLA, then that person can be disqualified. Third way of getting disqualification is for the person who is a nominated member. A nominated member is nominated by the president in Rajya Sabha.
एक यही ग्रुप ऑफ 12 लोग रह गए हैं जो नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर को 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। मतलब ऑप्शन दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि ज्वाइन करना, लेकिन अगर आपने ज्वाइन करना है तो एमपी बनने के पहले 6 महीने में, 6 मंथ्स में आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप 6 मंथ्स के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं देन ऑल्सो एंटी डिफेक्शन आप पे लगाया जा सकता है, तब भी आप पे एंटी डिफेक्शन लगाया जा सकता है। सो ये 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल है, इलेक्टेड मेंबर्स, इंडिपेंडेंट मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स। एक्सेप्शंस कहां पे? नंबर 1 एक्सेप्शन इज फॉर द स्पीकर। पहला एक्सेप्शन है स्पीकर। जब आप स्पीकर चुने जाते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के से आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं और आपको रिमूव नहीं किया जाएगा, बिकॉज स्पीकर के लिए डिजायरेबल है, इट इज डिजायरेबल दैट द पर्सन मस्ट बी अनबायस्ड। सेकेंड बिग exception and which has been criticized many times is merger clause. What is merger clause? आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, आप चुनाव लड़े, आप जीते, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के और भी मान लीजिए 40 या 45 45 एमएलएस या एमपीज इस हाउस में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ दिस 45 एमएलएस एंड एमपीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर पार्टी। इनको लेजिस्लेचर पार्टी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर में इतने ही बंदे हैं आपकी पार्टी से। आपकी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में तो करोड़ों लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर पार्टी के 45 लोग हैं, क्योंकि आपकी पार्टी के 45 एमएलए हैं, एमपीज हैं। अगर इन 45 में से 2/3 कितना है इसका? 30 या उससे ज्यादा लोग मर्ज कर जाए किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, इफ दे मर्ज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दिस हाउस, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उसके 35 एमपी है, ठीक है, और आपका नंबर है 100 मतलब नंबर द स्ट्रेंथ ऑफ योर हाउस, द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 100, तो आप इसके साथ इलेक्शन के बाद बोल दे कि हम मर्ज कर रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड there is a very very clear difference between coalition and merger. coalition का मतलब है कि मेरी पार्टी है A, दूसरे बंदे की पार्टी है B, तीसरे बंदे की पार्टी है C, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हाउस में है 100, मुझे मिली थी 40 सीट, B को मिली थी 20 सीटें, C को मिली थी 30 सीटें, 10 पता नहीं बाकियों में बट गई, छोड़ो उसको, 10 बाकियों में बट गई। अब मैं सरकार बनाना चाहता हूं लेकिन बना नहीं सकता, क्योंकि 100 में से 51 चाहिए ना मुझे सरकार बनाने के लिए। तो मैं बी के पास जाता हूं और कहता हूं कि हम दोनों कोलिशन बना लेते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। इसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, जिसमें ए प्लस बी, 2 पॉलिटिकल पार्टीज एक अलायंस बनाए, पोस्ट पोल अलायंस, और उसके बाद कोलिशन सरकार हो, जिसको गठबंधन की सरकार बोलते हैं। लेकिन अगर ए और बी में से, ए में से 2/3 which turns out to be 30 something, नहीं 2/3 नहीं, हाँ 2/3, 13 26, ठीक है, 26 लोग, अगर ए में से 26 लोग बी में चले जाएं और इनकी स्ट्रेंथ 46 हो जाए और फिर बी और सी अलायंस बना दे, तो बी आपने अपनी पार्टी को मर्ज करा दिया दूसरे से, धोखा दे दिया आपने। ए में 40 मेंबर थे एमएलए, उसमें से वाई ओनली 26, आई वुड से 30 चले गए उठ के बी में और बोला अब हम मर्ज हो रहे हैं, बिकॉज दिस नंबर इज 2/3 से ज्यादा, इसलिए ये लोग एंटी डिफेक्शन में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। और तो और अब ये बागी नेता जो ए से, जिन्होंने ए के 30 बंदों ने बी से मर्ज करा दिया, ये लोग सरकार बना सकते हैं क्योंकि अब इनके पास 50 सीट है, विच इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मर्जर का जो क्लॉज है, ही एंड अदर मेंबर्स ऑफ ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी बिकम मेंबर्स ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, दे मे फॉर्म अ न्यू entity, they may call it something, whatever.
he and other members do not accept merger and opt to function as a separate group. You need to have more than 2/3 of the support. ये 2/3 मैं कहां से कैलकुलेट करूंगा? मैं पार्टी जो बाहर पार्टी बैठी है उसके 2/3 मेंबर्स थोड़ी निकालूंगा, क्योंकि वो तो करोड़ों में होंगे। बीजेपी का क्लेम है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो करोड़ों लोगों का 2/3 थोड़ी देखेंगे हम तो सदन में जितने मेंबर हैं उन्हीं को देखेंगे। तो हाउस में से 2/3 मेंबर आपके दूसरी पार्टी से मर्ज कर जा रहे हैं, तो इसको भी एंटी डिफेक्शन में अलाउ किया जाता है। And this is an exception of anti-defection, which is a problem, but problem that is for mains, not for prelims. Prelims में problem नहीं, क्योंकि prelims में तो factual yes or no आपको पता होना चाहिए। ठीक है? Now once anything of this happens, इनमें से कुछ भी होता है ऊपर जो लिखा हुआ है, आप किसके पास दरख्वास्त लेके जाएंगे? आप जाएंगे स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास और कहेंगे कि स्पीकर, चेयरमैन साहब, ये बंदे ने ऐसा ऐसा किया है, या ये किया है, या ये किया है, या ऐसा किया है, वैसा किया है, इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। स्पीकर इस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को सुनने के बाद एक डेट फिक्स करते हैं। एक डेट फिक्स करके वो डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे, क्या एक्चुअल में बंदे ने किया था या नहीं किया था। उसको अपना रिप्लाई देने के लिए बोलते हैं कि आप रिप्लाई करो, आपके ऊपर आरोप लगा है एंटी डिफेक्शन का। And ultimately the decision has to be taken by the speaker whether to disqualify the person or not. This has two problems. Problem number one, there is no time limit kept for the speaker to decide on this matter. कितने समय में डिसाइड करके देना है स्पीकर के ऊपर, ये कोई टाइम लिमिट की पाबंदी नहीं है। सेकेंड, स्पीकर may or may not act in a partisan manner. Why? Because in India speakers are members of political parties. And if removal or disqualification for defection hurts their own political party, it has been observed, especially in state legislatures, that they don't take hasty decisions. Case in point is Manipur. मणिपुर में 2017 के जो इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ एमएलएज ने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन थी। जो एमएलए थे वो भी रूलिंग पार्टी के ही थे, और रूलिंग पार्टी के होने की वजह, सॉरी, स्पीकर थे मणिपुर असेंबली के, वो भी रूलिंग पार्टी के ही थे। उनके पास 2017 में डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन आई हुई थी अगेंस्ट दोस एमएलएस, बट 2020 तक उन्होंने उन पिटीशंस को डिस्पोज ही नहीं किया, बैठे रहे, उन पिटीशंस के ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। तो अंत में थक हार के सुप्रीम कोर्ट को 2020 में 2020 में सुप्रीम कोर्ट itself had to disqualify one of the ministers. In Keshav Meghchandra case of 2020. In Keshav Meghchandra case of 2020. ठीक है? So 2020 के अंदर केशव मेघचंद्र केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को खुद इंटरवीन करना पड़ा और खुद डिस्क्वालीफाई करना पड़ा एक एमएलए को, बिकॉज द स्पीकर डिड नॉट डिस्पोज ऑफ द प्रपोजल। ठीक है? Wasn't this removed by 91st amendment? सारांश, you are getting confused between split and merger. Split and merger. पहले क्या क्लॉज हुआ करता था, पहले क्या एक्सेप्शन हुआ करता था? पहले ये एक्सेप्शन हुआ करता था जब ओरिजिनली एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से। ये क्लॉज हुआ करता था कि आपकी पार्टी में से अगर 1/3 मेंबर्स आपकी पार्टी छोड़ के जाना चाहें और स्प्लिट करके एक नई पॉलिटिकल यूनिट बनाना चाहें या नई पार्टी बनाना चाहें, तो उनको एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। दिस वाज द क्लॉज। सो इफ यू हैव 30 MLAs, 10 MLAs say that no, we are not part of your party, we are part of a new group. That was supposed to be allowed. पहले ही allowed था, अब नहीं allowed है ये। Why? Because 91st Constitutional Amendment Act of 2003 से ये स्प्लिट वाला अलग होने वाला जो एक्सेप्शन था वो हटा दिया गया, बट उसकी जगह मर्ज होने वाला एक्सेप्शन डाल दिया गया। मर्ज होने वाला एक्सेप्शन क्या कहता है कि आपकी पार्टी में से 2/3 लोग डिसाइड करें कि मुझे दूसरी पार्टी से मर्ज होना है,
तो तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। सो 1/3 स्प्लिट हट गया, 2/3 मर्जर डल गया। ठीक है, दैट इज द आइडिया।